पहले एफोरिज्म से लेकर 6 एफोरिज्म तक पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां एफोरिज्म। तो हमने जैसे एक सजेशन आ रहा था कि लेक्चर काफ़ी बड़े हो रहे हैं, आधे आधे घंटे को हो रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे ना लेक्चर को थोड़ा छोटा करने की, ठीक है। बट एक्सप्लेन हम पूरा करेंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो 7वें एफोरिज्म में है क्या, पहले समझते हैं। तो जैसे हम लोगों ने 5वें एफोरिज्म में क्या पढ़ा था, एक्साइटिंग कॉज होता है, फंडामेंटल कॉज होता है। एक्साइटिंग कॉज हमेशा एक्यूट डिजीज में हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और जो हमारे फंडामेंटल कॉज होते हैं वो क्रॉनिक केस देखने में मिलते हैं। बट यही जो फंडामेंटल कॉज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, मियाज्मेटिक डिजीज की वजह से होते हैं। और उसी एफोरिज्म के आखिर में लिखा था कि अगर हम लोग मियाज्मेटिक केस देख रहे होंगे, मतलब फंडामेंटल कॉज हमें मिलेगा, अगर हमारा क्रॉनिक केस है तो हमेशा उसके अंदर हम क्या खोजने की कोशिश करेंगे, एसेसरी सर्कमस्टांसेस क्या थे, कि जैसे उसका विल कैसा है, इंटेलेक्ट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग ध्यान देंगे कि कौन से केसेस में, क्रॉनिक केस में। तो जैसे 5वें एफोरिज्म में हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी। छठे में क्या पढ़ा हम लोगों ने इसके बाद, कि अगर कोई केस है, डिजीज का केस है, तो वो सिम्टम के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। वो हमारा क्या बनेगा, उसे उसे हम पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी फिजिशियन या पेशेंट हिमसेल्फ जो फील करता है, वो जितने भी सिम्टम बता रहा हो, सब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव सिम्टम, जितने भी सिम्टम हो, वो क्या बनाएगा, हमारा पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज, एक बड़ी सी पिक्चर बनाएगा। लेकिन उस बड़ी सी पिक्चर में इंडिविजुअलिटी कैसे हम फिट करेंगे, ठीक है। ऐसा समझो कि जैसे पेशेंट ने 100 सिम्टम बताए, हमारे पास एक डिजीज का केस आया, एक्यूट केस था, क्रॉनिक केस, तो उसने बहुत सारे सिम्टम बताए, वो हमारा पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज है, डिजीज की एक पिक्चर मिली। लेकिन उस डिजीज के पिक्चर में हम कैसे सेलेक्ट करेंगे किसके बेसिस पे दवा देनी है, तो वो हम क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं सिम्टम को। तो जो रेक्टिफिकेशन है उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमारा टोटलिटी ऑफ सिम्टम है, वो 7वां एफोरिज्म है। तो ठीक है, ऑर्गेनन एक स्टेप बाय स्टेप लिखा गया है, हमें सर समझाते हुए चलते हैं कि पहले समझो एक्यूट डिजीज होगा तो एक्साइटिंग कॉज मिलेगा, क्रॉनिक डिजीज होगी तो उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, मियाज्म मिलेगा, उसके साथ हमें ऐसे सर्कमस्टांसेस देने हैं। फिर हमें अनप्रिजुडाइज हो जाना है, हम जज नहीं करेंगे क्या है, जो भी पेशेंट सिम्टम बताए, जो भी हम ऑब्जर्व करें सिम्टम, वो सारे मिलके एक डिजीज की पिक्चर बना देंगे। लेकिन उस डिजीज की पिक्चर में से अब किसके बेसिस पे हमें प्रिस्क्राइब करना है, हमारी टोटलिटी क्या होगी। फिर हम क्या कर रहे हैं, वहां से रेक्टिफिकेशन करना शुरू कर रहे हैं, फाइन कर रहे हैं, चीजों को हटा रहे हैं, खराब चीजों को, और जो हमारी एक पिक्चर बनाएगी वो बनाती क्या, टोटलिटी ऑफ पिक्चर। तो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज क्या है, तो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज के जितने भी साइन सिम्टम हो, जनरल सिम्टम, कॉमन सिम्टम, अनकॉमन, वो एक हमारी पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज है, ठीक है। पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज ऐसा समझो कि कोई बड़ी सी चीज है, उसमें हम छोटा सा पार्ट जो निकाल रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम प्रिस्क्राइब करेंगे, जो उस इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम हम बनाएंगे कैसे, समझेंगे कैसे, हमारा ये टोटलिटी कैसे है किसी क्रॉनिक केस में, तो वो रेक्टिफिकेशन हमें सर 7वें एफोरिज्म में समझाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब और समझते हैं, ऐसा समझो किसी को डिजीज कंडीशन थी, अगर हमने उसका डाइट और रिज्म ठीक कर दिया और पेशेंट दोबारा हेल्दी स्टेट में आ गया, वो उस पेशेंट का क्या होता है, इंडिस्पोजिशन होता है, वो हम एफोरिज्म 150 में पढ़ते हैं। बट उसके एग्जाम्पल हम लोग एफोरिज्म 7 के फुटनोट में पढ़ते हैं। व्हाट इज इंडिस्पोजिशन, तो पहले हमें सारी चीजें समझनी पड़ेंगी, डिजीज क्या होता है, इंडिस्पोजिशन क्या होता है, एक्यूट डिजीज क्या होगी, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज या फिर आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज क्या होगी, और ट्रू क्रॉनिक डिजीज क्या होगी, और ये सारी किन किन वजह से होता है, और कब हमारी टोटलिटी ऑफ पिक्चर बनती है। तो हेल्दी स्टेट वो हम लोग एफोरिज्म 9 और 10 में पढ़ते हैं कि व्हाट इज हेल्थ, तो हम लोग पढ़ते हैं हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग, ठीक है। बट ये जो स्टेट वाला सेंटेंस है ना, हेल्थ इज ए स्टेट, स्टेट नहीं डायनेमिक फॉर्म में होगा, ये हनुमान सर 9वें एफोरिज्म में और 10वें में बताते हैं। तो हम हेल्थ आगे डिस्कस करेंगे कि हेल्थ को वहां बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन क्या होता है, ये डिजीज कंडीशन नहीं है, बस हेल्थ से स्लाइट अल्टरेशन हुआ है किसी पेशेंट का। जैसे किसी पार्टी में गए थे, हमने खाना ज्यादा खा लिया, खाना ज्यादा खा लिया तो क्या हुआ,
अगले दिन वॉमिटिंग होने लगी, तो अगले दिन सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या खिचड़ी सही कर लेंगे, डाइट सही कर लेंगे, हम सही हो जाएंगे। क्या हम उस केस में बीमार हुए? नहीं, वो हमारा क्या था, इनडिस्पोजिशन था, एफोरिज्म 150। तो हेल्थ से जो डिरेंजमेंट हो, बट कैसी कंडीशन हो कि हम दोबारा हेल्दी स्टेट में आ जाएं डाइट और रिज्यूमे ठीक करने के बाद, वो हमारा होता है इनडिस्पोजिशन। इनडिस्पोजिशन एक डिजीज स्टेट नहीं है, ये हेल्दी स्टेट ही है, बस वहां से थोड़ा सा अल्ट्रेशन हो गया है। तो हम लोग 150 एफोरिज्म में इसको फिर पढ़ेंगे। फिर आता है अगर किसी को एक्यूट डिजीज हो जाए, तो एक्यूट डिजीज में हमें कॉज क्या मिलेगा, एक्साइटिंग कॉज मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम एक्साइटिंग कॉज को रिमूव कर दें और मेडिसिन दे और पेशेंट क्योर हो जाए, तो हमारी एक्यूट डिजीज कहलाती है। एक्यूट डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो कि आए, पेशेंट सफर करे 2 4 6 दिन 10 दिन, फिर वो डिजीज चली जाए, वो हमारी एक्यूट डिजीज होती है। एक्यूट डिजीज हमेशा एक्साइटिंग कॉज की वजह से होगी, जैसे एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ, या फिर हुआ हम लोग पढ़ते हैं जितने भी एलिमेंट फ्रॉम वाली चीजें, शॉक लग जाना किसी को, या फिर जैसे कोई ठंडी हवा में घूम आया, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, घूम आए, तो वहाँ क्या एलिमेंट आफ्टर टेकिंग कोल्ड हो जाएगा हमारा रूब्रिक। ठीक है, तो ऐसी डिजीजेस जिसमें कोई एक्साइटिंग कॉज है जिसकी वजह से हेल्थ के अंदर डिरेंजमेंट आए, बट वो कुछ दिन में क्या होगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा, मतलब प्रॉपर हेल्दी स्टेट में नहीं आएगा, तो हमें वहाँ मेडिसिन कैसे देनी पड़ेगी, डायनेमिक फॉर्म में देनी पड़ेगी, तब हमारा क्या होगा, क्योर होगा। अगर हमारा क्या हो, मेंटेनिंग कॉज हो, जैसे एलोपैथिक ड्रग जो होती हैं, जो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, किसी ड्रग को खाने की वजह से कोई डिजीज कंडीशन पैदा हो जाए, या फिर किसी फॉल्टी लाइफ हो किसी के, जैसे कोई हमेशा बंद कमरे में ही रहता हो, ऑक्सीजन का डिप्राइवमेंट हो रहा हो, उसकी वजह से जो डिजीज कंडीशन पैदा हो, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज, एफोरिज्म नंबर 74 75 76 में पढ़ते हैं हम लोग ये सारी चीजें। और 77 में आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज, स्यूडो क्रॉनिक डिजीज, वो हमारे क्या होंगे, मेंटेनिंग कॉज होगा, जो डिजीज कंडीशन को मेंटेन रखें। तो मेंटेनिंग कॉज अगर हटा दिया जाए तो पेशेंट क्या होगा, धीरे धीरे हेल्थ की तरफ जाने लगता है। आगे समझ में, तो एक कंडीशन है हेल्दी स्टेट, एक आता है इनडिस्पोजिशन। इनडिस्पोजिशन एक हेल्दी स्टेट ही है, बस हमें डाइट और रिज्यूमे ठीक करना है। उसके बाद हमारा आता है एक्यूट डिजीज। एक्यूट डिजीज में हमेशा एक्साइटिंग कॉज हमें हटाना है और क्या करना है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी, पेशेंट ठीक हो जाएगा। फिर आते हैं मेंटेनिंग कॉज, जो कि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज एंड स्यूडो क्रॉनिक डिजीज कंडीशन को पैदा करते हैं। वो मियाजम नहीं होगा वहां पर, बट पेशेंट के अंदर डिजीज कंडीशन मिलेगी हमें, वो किसकी वजह से, मेंटेनिंग कॉज की वजह से है, किसी ड्रग की वजह से हो सकती है, या फिर किसी फॉल्टी डाइट रेजिमे की वजह से हो सकती है, कोई विटामिन से ना खा रहा हो, तो डिजीज कंडीशन पैदा होगी कि नहीं होगी, ऐसी। ठीक है, फिर आता है हमारा प्योर क्रॉनिक डिजीज। तो जो 7वां एफोरिज्म है, शुरू की लाइन में यही लिखा गया है कि देखो, लिखा नहीं दूसरी लाइन में, कॉजा अकेजनैलिस। कॉजा अकेजनैलिस क्या है, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज। अगर ये है पेशेंट के अंदर तो हनीमैन सेक्रेटरी से हटा दो, ये बताने वाली चीज नहीं है, फुटनोट में लिखते हैं हनीमैन सर, अगर किसी पेशेंट का एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज है, इसका यह मतलब नहीं तुम्हें हटाना नहीं है। एक इंटेलिजेंट फिजिशियन की बताने वाली चीज ही नहीं है, एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज है, हटा दो। अगर ये हट गया तो पेशेंट के अंदर जो बच गया वो क्या बचेगा, एक टोटलिटी ऑफ सिम्टम वहां बचेगा, वही हमारा क्या होगा, क्रॉनिक मियाजम की वजह से होगा। आगे समझ, तो हम लोग यही सारी चीजें पढ़ते हैं। तो जो छठा एफोरिज्म में बड़ी सी पिक्चर पढ़ते हैं, उस बड़ी सी पिक्चर में एक छोटा सा पार्ट निकालना, रेक्टिफाई करना, फिल्टर करना, वो 7वां एफोरिज्म में आता है। तो 5वें एफोरिज्म में हनुमान सर कहते हैं एक्साइटिंग कॉज जानो क्या होगा, मेंटेनिंग कॉज क्या होगा, फंडामेंटल कॉज होगा, एसेसरी सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। अगर ये सारी चीजें समझ गए तो अनप्रेजुडाइज हो जाओ किसी पेशेंट को देखकर, उसके जितने भी सिम्टम हो सब नोट करो, तुम्हें डिजीज की एक पोर्ट्रेट मिलेगी, उस पिक्चर मिलेगी, उस पिक्चर में जो जिसके बेसिस में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है वो हमारा टोटलिटी ऑफ पिक्चर है। तो हमने क्या करें, टोटलिटी ऑफ पिक्चर बनाए, हम फिल्ट्रेशन करेंगे। वो फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, अगर एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज है तो हटा दो, ठीक है, अगर जो बच गया वो हमारा मियाजम की वजह से है, तो पढ़ते हैं 7वें एफोरिज्म को, और इसके फिट नोट को भी हम लोग साथ में पढ़ेंगे। और भी इसमें है 7वें एफोरिज्म को जो सेकंड फुट नोट है, उसमें हम लोग पढ़ देंगे व्हाट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या होता है।
ठीक है। एलोपैथी में कैसे ट्रीटमेंट होता है, होम्योपैथी में कैसे होता है, ये चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी पहला पढ़ते हैं। नाउ एज इन डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हैज टू बी रिमूव्ड। यहाँ हनुमान सर ये नहीं कह रहे हैं कि एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज हो तो क्या उसे रिमूव नहीं करना है। उसके फुटनोट पे देखो, ध्यान दो क्या है, इट इज नॉट नेसेसरी टू से दैट, मतलब ये कहने वाली चीज ही नहीं है। से दैट मतलब हो गया कहना, नेसेसरी मतलब जरूरी, नॉट मतलब जरूरी नहीं है। किसको जरूरी नहीं है? एक इंटेलिजेंट फिजिशियन को। इट इज नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन वुड फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्ट। वुड फर्स्ट रिमूव, पहले रिमूव करना है दिस। वो दिस क्या है? हमारा कॉजा कैजनैलिस है। तो हनुमान सर कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है एक इंटेलिजेंट फिजिशियन को बताना कि भैया ये भी हम बताएं कि अगर ये चीज है क्या, दिस वेयर इज इट एग्जिस्ट, अगर जो हमारा कॉजा कैजनैलिस अगर है तो उसे रिमूव करना ये बताने वाली चीज नहीं है एक इंटेलिजेंट फिजिशियन को। ये कॉमन सेंस वाली चीज है, फिजिशियन को हटा ही देना है ये। ठीक है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हनुमान सर कह रहा है कॉजा कैजनैलिस तो हटा दो, उसके बाद जो बच जाए वो हमारा क्या होगा? मॉर्बिड सिम्टम होगा। उस सिम्टम में हम टोटलिटी बनाएंगे। तो पढ़ते हैं फिर से। नाउ एज इन डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज हैज टू बी रिमूव। जहां पर एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज क्या करना हो, हमें रिमूव ना करना हो, मतलब रिमूव नहीं करना है, हमने हटा दिया पहले ही। फुटनोट में मैंने कहा उसको हटा दो पहले ही। अगर हटा दिया, अगर रिमूव नहीं करना अब ये चीज, अगर हमने हटा ही दिया है तो हमें रिमूव थोड़ी करना है अब। तो बचा क्या? वी कैन परसीव, हम परसीव करेंगे नथिंग बट ए मॉर्बिड सिम्टम। अगर कोई पेशेंट आया उसके अंदर एक्साइटिंग कॉज था, हम इंटेलिजेंट फिजिशियन थे, हमने हटा दिया। हम मेंटेनिंग कॉज था, हमने हटा दिया। इंडिस्पोजिशन था, वो डाइट और रिजिम ठीक कर दिया, वो पेशेंट ठीक हो गया। अगर ये सारी चीजें हमें नहीं करनी है, मतलब हमने पहले हटा दिया, हमको नहीं करना, तो क्या वी कैन परसीव नथिंग, हम कुछ भी नहीं परसीव करेंगे सिवाय क्या? बट ए मॉर्बिड सिम्टम, हम सिर्फ और सिर्फ एक मॉर्बिड सिम्टम को ही क्या करेंगे? परसीव करेंगे। इट मस्ट बी ए सिम्टम एलोन, और यही सिम्टम एलोन होगा जो हमें बताएगा कि एक्साइटिंग वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है पेशेंट की। तो ब्रैकेट में देखो क्या लिखा था, इट मस्ट के ब्रैकेट में रिगार्ड बीइंग हैज टू बी द पॉसिबिलिटी ऑफ मियाज़म। अगर किसी पेशेंट के अंदर एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज एक इंटेलिजेंट फिजिशियन ने हटा दिया है, वो चीज अब हमें नहीं हटानी है, तो हम परसीव करेंगे केवल और केवल बीमारी के लक्षण। मॉर्बिड मतलब होता है खराब बीमारी के लक्षण, और वो लक्षण किसकी वजह से होंगे? रिगार्ड बीइंग हैड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ मियाज़म। तो वहां पे पॉसिबिलिटी होकर पेशेंट के अंदर क्या है? मियाज़म है, फिर कॉमा है, एंड अटेंशन पेड टू द एसेसरी सर्कमस्टांसेस, और हमें पेशेंट के अंदर ध्यान देना है कि उसके अंदर एसेसरी सर्कमस्टांसेस क्या है। ठीक है, अब देखो जो कॉजा कैजनैलिस हैज टू बी रिमूव्ड वाला फुटनोट है, देखो अगर नेसेसरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियन, अगर ये जरूरी, मतलब ये जरूरी नहीं है बताना है कि एक फिजिशियन को कि रिमूव करना है जहां पर ये हो। ठीक है, फर्स्ट रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्ट, अगर ये हो तो इसे हटाना, ये बताना जरूरी नहीं है फिजिशियन को। द इंडिस्पोजिशन देयर अपॉन जनरली सीज स्पॉन्टेनियसली, जो इंडिस्पोजिशन होगा वो जनरली क्या होगा? सीज मतलब होता है स्टॉप हो जाना, रुक जाना, स्पॉन्टेनियस अपने आप ही इंडिस्पोजिशन क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, और पेशेंट किस स्टेट में आ जाएगा? हेल्दी स्टेट में आएगा। ही विल रिमूव फ्रॉम, उसके एग्जाम्पल हैं अब के सारे, कि ही विल रिमूव फ्रॉम ए रूम स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर, कि अगर एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर है तो हमें रिमूव करना है, वो एक्साइटिंग कॉज हो गया उस पेशेंट का। कॉमा विच हैज टेंडेंसी टू कॉज सिंकोप, जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर था जिसकी वजह से सिंकोम आता है। सिंकोम मतलब होता है चक्कर आना, चक्कर नहीं, बेहोश होकर गिर जाना। तो जो सिंकोप कॉज करता था, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर की वजह से हो रहा है तो हमें उसे हटाना है, ये एक्साइटिंग कॉज है। ठीक है, ये इंडिस्पोजिशन की तरफ ले जा रहा है पेशेंट को, तो ये फिजिशियन को बताने वाली चीज नहीं है, अगर ये चीज है तो हटा देना है। एंड
hysterical suffering, semicolon, extract from the cornea of a foreign body that excite inflammation of eye, inflammation of eye में अगर inflammation हो रहा है, ठीक है, अगर पैथोलॉजी स्टार्ट हो गई, इन्फ्लामेशन हो रहा है किसी फॉरेन बॉडी की वजह से, जैसे आंखों में स्प्लिंटर चला जाए कोई, या कोई कीड़ा चला जाए जिसकी वजह से आंखें क्या हो रही है, लाल हो गई, तो ये फिजिशियन को बताने वाली चीज नहीं है कि इसे रिमूव करना है, हमें रिमूव करना ही करना है, ठीक है। लूजन द ओवर टाइट बैंडेज ऑन द वुंडेड लिम्ब दैट थ्रेटन टू कॉज मॉर्टिफिकेशन। एक बैंडेज है, जैसे हम लोग प्लास्टर चढ़ाना नहीं कहते, एक बैंडेज को कस के बांध दो जिसकी वजह से क्या हो, हाथ सड़ने लगे, खराब होने लगे, तो ये बताने वाली चीज नहीं, एक इंटेलिजेंट फिजिशियन को उसे हटाना ही हटाना है कि मॉडिफिकेशन ना हो पाए। एक वुंडेड जिसमें चोट लगी थी, जो एक टाइट बैंडेज है, जो प्लास्टर है, उसे क्या करो, लूज कर दो। एंड अप्लाई ए मोर सुटेबल वन, उसके जगह पे एक ऐसा प्लास्टर अप्लाई करो जो कि कैसा सुटेबल वन हो। ले बेयर एंड पुट ए लाइगोचर ऑन द वुंडेड आर्टरी दैट प्रोड्यूस फेंटिंग। अगर वुंडेड आर्टरी है, एक आर्टरी के अंदर चोट लगी जिसका खून बह रहा हो, और उसकी वजह से क्या हो जाए, फेंटिंग आने लगे, आदमी बेहोश होने लगे, तो ये बताने वाली चीज नहीं, हमें क्या करना है, वहां पे उस वुंडेड आर्टरी के ऊपर पट्टी लगानी, लाइगेचर अप्लाई करना है, सिलना है, अगर सिल सको तो सिल दो, ये हनीमैन सर कह रहे हैं। इंडेवर टू प्रमोट एक्सपल्सन बाय वोमिटिंग ऑफ बेलाडोना बेरीज एटसेट्रा। बेलाडोना बेरी देखे, अगर किसी को पेट के अंदर कोई फॉरेन बॉडी चलेगी तो उल्टी करा के निकालो, लेकिन वो कैसे केस होंगे, हमारे एक्साइटिंग कॉज वाले होंगे या फिर इंडिस्पोजिशन होगा, ऐसे केसेस में करना है। देयर मे बी स्वॉलोड एक्सट्रैक्ट फॉरेन सब्सटेंस दैट मे हैज गॉट इनटू द ऑरिफिस। अगर कोई फॉरेन बॉडी चली जाए किसी भी ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब होता है ओपनिंग, जैसे नोज को ओपनिंग, माउथ को ओपनिंग, ये क्या है, हमारी ऑरिफिस है। एक्सट्रैक्ट फॉरेन सब्सटेंस, बाहरी कोई सब्सटेंस है, मे हैव गॉट इनटू ऑरिफिस, किसी ऑरिफिस में अटक गई है, तो हमें उसे क्या करना है, रिमूव करना है। फॉरेन ऑफ द बॉडी, जैसे ब्रैकेट में क्या लिखा है, नोज, गलेट, ईयर, यूरेथ्रा, रेक्टम एंड वजाइना, ठीक है। सेमी कॉलम, क्रश द वेसिकल कैलकुलाई, अगर किसी के वेसिकल में, ठीक है, ब्लैडर में अगर कैलकुलाई है, रीनल कैलकुलाई है, तो उसे तोड़ के निकाल देना, अगर वो क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रहा है तो। सेमी कॉलम, ओपन द इनपरफोरेटेड एनस ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट एंड एटसेट्रा। अगर कोई नया नया बच्चा पैदा हुआ है, इनपरफोरेटेड क्या है, उसके एनस है, मतलब एनल की ओपनिंग ही नहीं हुई है, तो हम लोग इसको पीडियम पढ़ते हैं, इनपरफोरेटेड क्या नाम है, एनस हो गया, या फिर इनपरफोरेटेड वेजाइना हो गया, तो हम लोग सर्जरी पढ़ते हैं इसमें। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, हमें ये चीज़ हटानी है, अगर केस ऐसा है तो हमें हटाना है, वहाँ जरूरी नहीं कि हम मेडिसिन अप्लाई ही करेंगे, ठीक है। तो सातवें एफोरिज्म का जो पहला पार्ट इसी बारे में है, अगर किसी पेशेंट के अंदर ये सारी चीजें हैं तो हटा दो, हनीमैन सर फुटनोट में कहते हैं। अगर ये सब रिमूव नहीं करना है तो वो ऊपर की लाइन में लिखा है कि किसी डिजीज कंडीशन में एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज को रिमूव नहीं करना है, वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, तो जो भी बच गया वी कैन परसीव नथिंग, जो बच गया वो क्या होगा, एक मॉर्बिड सिम्टम होगा, और वो बीमारी वाले लक्षण पॉसिबिलिटी किसकी वजह से हो, वो देखो ब्रैकेट में क्या लगा था, पॉसिबिलिटी ऑफ मियाज्म, वो मियाज्म की वजह से हो सकता है, और हमें अटेंशन किस में देना है, एसेसरी सर्कमस्टांसेस में देना है, ठीक है। तो जो सिम्टम ये बच गया उसमें हम टोटलिटी ऑफ पिक्चर बनाएंगे, उस टोटलिटी ऑफ पिक्चर को आगे एक्सप्लेन हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। और उसका जो सेकंड फुटनोट है एफोरिज्म 7 का।